हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूनिट नंबर 3 में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कशन किया था। फैराडे ने 2 लॉ दिए थे। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलता है कि जब भी आप किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, यानी रिएक्शन करवाते हो ड्यू टू करंट सप्लाई करके एक रिएक्शन करवाते हो, तो उस टाइम पे कंपाउंड का जितना वेट डिपॉजिटेड होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है तुमने कितना करंट वहां पे सप्लाई किया है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी तुम सप्लाई करोगे उतना ही इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो W इज इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू, और जेड को बोला जाता था इक्विवेलेंस कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बोलता है जेड इज नोन एज इक्विवेलेंस कांस्टेंट। इक्विवेलेंस कांस्टेंट बोला जाता है इसको, और क्यू को बोला जाता है यहाँ पे चार्ज। क्यू को बोला जाता है चार्ज। मैं कर सकता हूँ करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज की जगह लिख सकता हूँ करंट इंटू टाइम। तो W आपका बराबर आ जाता है जेड आई इंटू टी के, है ना। और जेड की वैल्यू आ जाती है W अपॉन में आई इंटू में टी। अगर मैं 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के अप्लाई करूं तो जितना वेट डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे सब्सटेंस का, वो कहलाएगा उसका इक्विवेलेंस कांस्टेंट। यानी अगर I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर और टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकंड हो, तो Z बराबर किसके आ जाएगा, W के। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको बोला जाता है 1 फैराडे, दैट इक्वल्स टू 9500 कूलम्स, यानी 96500 कूलम्स चार्ज प्रेजेंट होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे। n मोल इलेक्ट्रॉन्स पे होगा n इंटू में फैराडेज। इसके बाद ये भी बताया था अगर कॉपर 2 पॉजिटिव का 1 मोल किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर में, कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 मोल की। सोडियम प्लस का इलेक्ट्रोलाइसिस करके सोडियम बनाता हूं, तो 1 मोल सोडियम के लिए कितने फैराडे चाहिए, 1 फैराडे। यानी मैं मोल्स में बात नहीं करूंगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किस फॉर्म में बात की जाएगी, फैराडे की फॉर्म में। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और एक छोटा सा पॉइंट ये भी बताया था, किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। कितने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होते हैं, है ना। तो देखो अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जो न्यूमेरिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट जो था इस यूनिट का वो हमने डिस्कस कर लिया था। न्यूमेरिकल दे रखा है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। टाइम दे रखा आपको 10 मिनट्स का। 10 मिनट्स के लिए आपका एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। और एम्पियर करंट जो दे रखा है यूजिंग 1.5 एम्पियर करंट। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited? What is the mass of copper deposited at electrode? Given atomic weight of copper is 63.5 grams. 63.5 grams per mole. This is the atomic weight of copper. ये आपको गिवन है, क्लियर है। कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया है और प्रोडक्ट भी बताया। कहाँ बताया उसने प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचो इसमें कहाँ दे रखा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बन रहा है यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में, कॉपर। उसने पूछा है वेट ऑफ कॉपर कितना होगा, तो कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट को अगर आप लिखोगे तो बराबर होता है कॉपर 2+ के और SO4 2-। इसके यही कैटायन और एनायन होंगे आई थिंक। कॉपर 2+ होगा और SO4 2- होगा। तो ये कहता है कि जब कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि कॉपर का वेट डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर 2+ कन्वर्ट्स टू दी कॉपर। रिएक्टेंट की साइड चार्ज +2 है, प्रोडक्ट की साइड चार्ज कितना है, 0। तो मैं या तो यहाँ पे -2 करूँ या यहाँ पे भी कितना करूँ, +2। तो मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, -2। समझ में आई ये रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस में कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी उसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल कॉपर कितने मोल इलेक्ट्रॉन, देखो भाई 1 मोल कॉपर को कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल। 2 मोल मतलब 2 फैराडे। 2 मोल का सीधा सीधा मतलब क्या होगा, 2 फैराडे। और हाँ, किसी भी सब्सटेंस का मोल, किसी भी सब्सटेंस का मोल किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वो होते हैं वेट अपॉन में एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होते हैं, है ना। तो ये कहता है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले 2 फैराडे
2 फैराडे डिपॉजिट करता है कितना, 1 मोल। ये बात सही है, 2 फैराडे डिपॉजिट करता है कितना, 1 मोल कॉपर। 2 फैराडे चार्ज डिपॉजिट कितना, 1 मोल कॉपर। सही है, बात समझ में आ गई। 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन से कितना कॉपर डिपॉजिट होता है, 1 मोल। अब उसने करंट भी दे रखा, टाइम भी दे रखा। क्या यहाँ से चार्ज निकाल सकते हो, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। करंट कितना दे रखा है, 1.5 एम्पियर। 10 मिनट दे रखी, मिनट को मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके किस में बदल दिया, उसको सेकेंड्स में। ये हो गया 15 गुणा में 600, कितना हो गया, 900 कूलम्स। ये कैलकुलेशन समझ में आई, कहाँ से करी है, मैंने चार्ज निकाला क्योंकि कैलकुलेशन किस में चल रही है, फैराडे में। तो 2 फैराडे चार्ज डिपॉजिट करता है 1 मोल कॉपर। 1 फैराडे डिपॉजिट करेगा 1 मोल अपॉन में 2 फैराडे, कितना दे रखा है, 900 कूलम्स। 900 कूलम्स करेगा 2 फैराडे इंटू में 900 अपॉन में 2 इंटू 96500 मोल्स किसके, कॉपर के। इतना मोल कॉपर आपका क्या होगा, यहाँ से डिपॉजिट हो जाएगा। कितना मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, 900 डिवाइड बाई 2 इंटू 96500 मोल्स। लेकिन उसने मोल तो पूछा ही नहीं, उसने तो वेट पूछा यहाँ। तो वेट आसानी से निकल सकता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन में एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट बराबर वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। वेट कितना, सॉरी, वेट इक्वल्स टू कितना, n इंटू में एटॉमिक वेट। n की वैल्यू कितनी आई थी, 900 अपॉन 2 इंटू 96500 और एटॉमिक वेट कितना, 63.5। दिस इज द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट। एक एक नियम का क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट किया। मुझे पता है इस रिएक्शन को देख के 2 फैराडे लगेंगे तब 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो सकता है। मुझे चार्ज दे रखा है, ये चार्ज नहीं दे रखा है, एक्चुअली में क्या दे रखा है, करंट। करंट को किस में बदल लो, चार्ज में। चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम, या करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम। कितना कूलम्स बना, 900। ठीक है, तो देखो 2 फैराडे से डिपॉजिट होगा 1 मोल। 1 फैराडे से 1/2 फैराडे। 900 कूलम्स से कितना, 1/2 फैराडे गुणा 900। और फैराडे की जगह कितना लिख सकते हो, 96500। ठीक है, तो वेट आ गया 900 अपॉन 2 इंटू 96500 ना, सॉरी, मोल आ गई ये। अब वेट निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। कितना दे रखा है एटॉमिक वेट, 63.5 ग्राम्स पर मोल। दिस विल बी द आंसर ऑफ, इतना ग्राम कॉपर आपका डिपॉजिट होगा, है ना। एक और न्यूमेरिकल दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसमें दे रखा है इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज, इफ ए करंट ऑफ I 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए वायर फॉर 2 आवर्स। टाइम कितना दे दिया, 2 आवर्स। देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द वायर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द वायर। मुझे ये पूछता है कि अगर किसी भी वायर के अंदर से 0.5 एम्पियर करंट 2 घंटे के लिए फ्लो किया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे। अब मुझे अगर ये पता चल जाए वहां कितना चार्ज फ्लो करके गया है तो मैं ये निकाल सकता हूं वहां से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए। कैसे, देखो पहले तो ये टाइम देखो, टाइम किस में दे रखा है, आवर्स में। आवर्स इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, तो पहले इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। आवर्स को कन्वर्ट किया मिनट में, कितने से मल्टीप्लाई किया, 60 से। कैसे, देखो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, है ना। 2 आवर्स दे रखा है तो ऐसे कैंसिल करोगे, ऐसे रखोगे कि आवर से आवर कट जाए और ऊपर क्या बच जाए, मिनट। फिर 1 मिनट कितना सेकंड, 60 सेकंड, मल्टीप्लाई, कट गया, आंसर क्या बचा, सेकंड। 22 इंटू 3600 दैट इक्वल टू 7200 सेकेंड्स। अरे कैलकुलेशन तो आती होगी, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। तो आप आवर को आवर से कैंसिल करने के लिए नीचे लिखोगे आवर्स, और अगर मिनट कैंसिल करना है तो नीचे क्या लिखोगे, मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल, आखिरी में क्या बच गया, सेकंड्स। आगे ऐसा यूनिट में। अब मुझे ये पता लगाना वहां कितना चार्ज फ्लो करके गया, क्योंकि मुझे ये पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, मुझे ये पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे चार्ज, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम। करंट इसने दे रखा है 0.5 एम्पियर,
टाइम इसने दे रखा 7200 सेकेंड्स, तो ये आंसर बन जाएगा आपका 0.5 मतलब 1/2 होता है 3600 कूलम्स। दिस इज द चार्ज फ्लोड थ्रू दी, दिस इज द चार्ज विच फ्लोज थ्रू दी करंट ना सॉरी वायर, वायर के अंदर से इतना चार्ज फ्लो करके गया है। अब मुझे ये भी पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 -1 यूनिट्स, कितना होता है -1 यूनिट, जिसको मैंने बोला था कुलाम्स में लिखा जाता है इतना कुलाम्स, पता है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1 यूनिट, और -1 यूनिट का मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम्स, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो दैट मीन्स 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs have charge present on, charge is present on कितने पे 1 इलेक्ट्रॉन पे, एक कुलाम प्रेजेंट होगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। दे कितना चार्ज रखा है 3600 coulombs चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन 3600 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, और ये लगभग वैल्यू जो इसने दे रखी है ये आती है 2.2 × 10⁻22, 2.2 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। समझो इस बात को एक बार, मुझे कहता है कि एक 0.5 एम्पियर करंट पास हो रहा है 2 घंटे के लिए, किसके अंदर से, वायर के अंदर से। प्रोबेबल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं थी जिसके अंदर आपको कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत पड़े। दैट्स वाई इस टाइप के न्यूमेरिकल जो होते हैं वो सीबीएसई पेपर के लिए फेवरेबल होते हैं। तो बोल रहा है कि करंट जो दे रखा है वो 0.5 एम्पियर का, टाइम जो दे रखा है वो 2 आवर का, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए इतने टाइम। तो पहले तो सारी यूनिट्स आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि टाइम जो दे रखा है वो 2 आवर्स में दे रखा है, जो आपकी एसआई यूनिट नहीं है। तो मैंने पहले 2 आवर्स को कन्वर्ट किया किसमें, सेकेंड्स में, कितना बन गया 7200 सेकेंड्स। इसके बाद यहाँ से करंट चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज निकाला करंट इनटू टाइम, तो ये आ जाएगा चार्ज कितना आ गया 3600 कूलम्स, है ना। इतना चार्ज 2 घंटे में फ्लो कर गया। अब मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1 यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यूनिट, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, एक यूनिट का मतलब कूलम्स में कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, यानी इतना करंट ना चार्ज अगर फ्लो करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए वहां से, एक कूलम्स पास होगा तो कितने 1/1.6 × 10⁻⁻19। मुझे चार्ज फ्लो करवाया गया वहां पे कितना 3600, तो 3600 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19, आंसर आता है 2.2 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स वहां से फ्लो करते हैं। ओके, क्लियर है, कर लोगे इस न्यूमेरिकल को। चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 2- plus 14H positive plus 6 electron goes to the 2Cr plus 3 plus 7H2O. This is the given chemical reaction. What is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce 1 mole dichromate ion? What is the quantity of electricity needed in coulombs? What is the quantity of electricity needed in coulombs? समझ रहे हो इस बात को, बोल रहा है कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन यूनिट क्या चाहिए कूलम्स, सीधा मतलब चार्ज पूछ रहा है। कूलम्स में उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी। जब आप किसका रिडक्शन करते हो 1 मोल, किसका 1 मोल डाइक्रोमेट, कितना 1 मोल किसका लग रहा है यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन से। देखो भाई केमिकल रिएक्शन है Cr2O7 2- plus 14H positive plus 6 electron goes to the 2Cr plus 3 plus 7 water molecule। जब इसका एक पार्टिकल रिड्यूस होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसका 1 मोल रिड्यूस होगा तो उसको कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है 6 मोल, यानी 1 मोल डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड्स 6 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट्स मीन 6 फैराडे। क्लियर है, 1 मोल डाइक्रोमेट रिडक्शन रिक्वायर्स 6 फैराडे, यानी 6 × 96500 कूलम्स। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद टॉपिक आता है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है इतना ज्यादा, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी इससे न्यूमेरिकल बहुत रेयर होता है या बनता ही नहीं है किसी टाइप का, या फिर बहुत रेयरली पूछा जाता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि जब भी दो इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट है ए, एक इलेक्ट्रोलाइट है बी, इन दोनों का सॉल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है, सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दो इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड है, एक इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीशियम क्लोराइड, दो इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, इनके थ्रू अगर मैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूँ, क्या पास करवाता हूँ, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स कंसीडर दोनों के अंदर मैं कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ, आई, तो कहता है कितना वेट आपका सोडियम का बनेगा और कितना वेट आपका मैग्नीशियम का बनेगा, डिपेंड करता है उनका इक्विवेलेंट वेट कितना है, डिपेंड करता है उनका इक्विवेलेंट वेट कितना है। When the same quantity of electricity is passed through the solution of two electrolytes, then quantity of the substance deposited depends on the equivalent weight of electrolytes. Statement ठीक है? When equal quantity, इस बात को ध्यान देना भाई, when equal quantity of current is passed through two solution, is passed through two electrolytic solutions, then weight of electrolyte deposited depends on equivalent weight of electrolyte। अगर मैं किसी भी दो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दूं, तो उस टाइम पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कितना वेट बनेगा डिपेंड करता है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना था। तो सारे के सारे बुद्धिजीवी आदमी हो, इक्विवेलेंट वेट का तो पता ही होगा, इक्विवेलेंट वेट तो बहुत बार करवा दिया, किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने लॉस किए, कितने एच पॉजिटिव लॉस किए, गेन किए, या कितने ओ एच माइनस थे, यही होता है ना। मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज, या डिवाइड कर दो किससे, एच पॉजिटिव से, या डिवाइड कर दो किससे, ओ एच माइनस के नंबर से। अरे यही तो बताया था, है ना। अब मुझे एक चीज बता दो, यहाँ इक्वल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दो सॉल्यूशन है, दोनों के अंदर से बराबर इलेक्ट्रिसिटी, एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिसिटी देनी है, सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो एक में तो इलेक्ट्रिसिटी सेम रहती है और एक में क्या सेम रहता है, रेजिस्टेंस। तो दोनों सॉल्यूशंस को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, दोनों को किस में कनेक्ट कर दिया जाए, सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, तो उस टाइम पे दोनों सॉल्यूशन से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। मैंने एक तो ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन रख लिया, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट नंबर ए, इसके अंदर एक एनोड है एक कैथोड है। दूसरा यहाँ पे लगा दिया सेकंड इलेक्ट्रोलाइट बी, ये इलेक्ट्रोलाइट बी का सॉल्यूशन है, एक का एनोड और एक का कैथोड, एक का एनोड और दूसरे का कैथोड। दोनों इलेक्ट्रोलाइट से अब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, सप्लाई होगी। और अगर दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेट ऑफ ए डिपॉजिटेड, यानी इलेक्ट्रोलाइट ए का कितना डिपॉजिट होगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बी डिपॉजिटेड, बी का कितना डिपॉजिट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। सही है जी, अरे सही है, यही बनेगा, यही डेफिनेशन थी इसकी। अगर किसी भी दो सॉल्यूशंस को, दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उनको अगर मैं किसके अंदर कनेक्ट कर दूं, सीरीज में, ताकि दोनों से सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी बने, वेट ऑफ सोडियम डिपॉजिट, वेट ऑफ Mg डिपॉजिटेड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। ऐसा ही तो कुछ होता है,
दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में, ताकि दोनों से पास होने वाला करंट क्या हो, इक्वल, दोनों से पास होने वाला करंट क्या हो, इक्वल हो। तो उस टाइम पे ठीक है जो वेट डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। दिस वाज द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपने टॉपिक कवर कर लिया है फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ से न्यूमेरिकल आने के, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड कंडक्टेंस। टॉपिक सिंपल सा है, 10th क्लास में पढ़ भी चुके हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किसे कहा जाता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से करंट पास होता हो, उसे जनरली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। A substance or an object or a specimen through which electrical current can pass is known as electrical conductor, or that can conduct electricity, which can conduct electricity is generally known as electrical conductor. जैसे for example, best conductor of electricity, metallic conductor of electricity is silver. Silver is the best metallic conductor of electricity. Next example, sodium chloride solutions. Salt water is great conductor of electricity. Dialogue सुना होगा ना, सॉल्ट वाटर इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी याद रखना, सॉल्ट वाटर ही होता है कंडक्टर, यानी सॉल्ट को पानी में डिजोल्व कर दिया तो वो कंडक्टर है, और सॉल्ट को अगर मैं सॉलिड स्टेट में लेके चलूँ ना, दैट इज इंसुलेटर। याद रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड पानी में डिजोल्व होने के बाद या मेल्ट होने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या सैंपल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसे जनरली क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जनरली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मेटालिक कंडक्टर्स, फर्स्ट टाइप के कंडक्टर कौन से होते हैं, मेटालिक कंडक्टर, और दूसरी टाइप के कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अभी मैं बताऊंगा वही बात कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड मेल्ट होने पे या वाटर में डिजोल्व होने पे ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो यहाँ डिस्कस होगा। तो दो टाइप के आपके कंडक्टर होते हैं, कौन कौन से, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम क्लोराइड को बोलता है इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में, कैसा होता है, इंसुलेटर, लेकिन सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो गया, कौन सी स्टेट में आ गया, लिक्विड में, कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि जैसे वो लिक्विड स्टेट में आएगा उसके दोनों आयंस सेपरेट हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है तो सोडियम और क्लोरीन ऐसे जुड़े हुए हैं, वो मूव नहीं करते, नो आयन, क्योंकि उसके अंदर कोई भी आयन नहीं होता जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। लेकिन जैसे वो लिक्विड बनता है या सॉल्यूशन बनता है या पानी में डिजोल्व होता है, दोनों आयन सेपरेट हो जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस, और जब प्लस और माइनस आयन होंगे वहां पे वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर, वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर। तो यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर करंट फ्लो तभी करेगा जब वो सिस्टम डिसोसिएट हो जाता है किसमें, आयंस में, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक ऐसा कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब करता है जब वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, क्लियर है। और दूसरा मेटालिक, एक कॉपर का वायर है, एक किसका वायर है, कॉपर का, या किसका वायर है, सिल्वर का, ठीक है। क्या कॉपर का वायर डिसोसिएट होता है जब उसके अंदर से करंट निकलता है, अरे कभी देखा है घर में लगे हुए सिल्वर वायर को, कॉपर वायर को, जब उसके अंदर से करंट निकला और वो टूट गया, ऐसा कभी नहीं होता, उसके अंदर से करंट फ्लो करता विदाउट डिसोसिएशन। तो पहली जो इनके अंदर डेफिनेशन है, पहला जो डिफरेंस है दोनों के अंदर, फ्लो ऑफ करंट अकर्स विदाउट डिसोसिएशन, इसके अंदर किसी टाइप का डिसोसिएशन नहीं होता जब करंट फ्लो करता, कॉपर वायर एज इट इज रहता है। फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ आयंस।
ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड जब डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम प्लस में और क्लोराइड माइनस में, तो कंडक्टर है, यहाँ वो इंसुलेटर है, यहाँ पे वो क्या है, कंडक्टर। याद हो जाएगा। अगर सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है तो उसका सोडियम और क्लोराइड आयन मूव नहीं कर सकते, और जब आयन नहीं है तो इंसुलेटर है। लेकिन वो अगर मेल्ट हो जाए या पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए या डिसोसिएट हो जाए किसी भी तरीके से, तो उसके आयन्स मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब वो मूव करना शुरू कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। ठीक है। यहाँ पे किसी भी टाइप का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉपर वायर हो गया, सिल्वर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर हो गया, इनके अंदर करंट फ्लो करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि वहाँ दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट होते हैं। 9th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, मेटल उसे कहा जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री लॉस करने की टेंडेंसी हो, यानी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे इनकी वजह से होती है। मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल हाई उसे जाता है जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट होता है, करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहाँ किसकी वजह से होता है, कैटायन और एनायन की वजह से। करंट फ्लो इज ड्यू टू फ्री आयंस। आयंस में कैटायन भी हो सकता है A+ और दूसरा क्या होगा B-। कुछ समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम? दो टाइप के कंडक्टर पढ़ रहे हैं। एक वो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता है तो किसी टाइप का डिसोसिएशन नहीं होता, मेटालिक कंडक्टर। एक वो कंडक्टर जिसमें डिसोसिएशन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, दैट्स व्हाई करंट फ्लो करता है। यहाँ फ्री आयंस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर से पास हो सकती है। ठीक है। पहला मेटालिक कंडक्टर कहलाता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। यह सबसे बड़ी बात, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है लाइक फैन आपका, उसको कंटिन्यूअसली 24 आवर्स के लिए चला दो या ज़्यादा टाइम के लिए चलाओ तो गर्म हो जाता है, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, और उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी देर बाद डिक्रीज कर जाती है। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर से अगर लगातार करंट फ्लो करवाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या कर जाती है, डिक्रीज। ठीक है। और यहां पे क्या कहता है, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज एंड कंडक्टेंस इंक्रीज। तो यह कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है। याद हो जाएंगे तीनों डिफरेंस। पहला डिफरेंस था भाई कि विदाउट डिसोसिएशन करंट फ्लो करता है मेटालिक कंडक्टर, डिसोसिएशन से फ्लो करता है इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ फ्री आयंस होते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है। फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है कि पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से कंडक्टेंस डिक्रीज करती है। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाने पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या कर जाती है, इंक्रीज। ओके। तो यहाँ तक का आपको कवर करना है न्यूमेरिकल ऑफ फैराडेज लॉ। उसके बाद आपको फैराडेज सेकंड लॉ करना है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है जी, कर लोगे। अगर कोई क्वेरी हो जो पीछे तक का भी ना समझ में आया हो, आप ग्रुप पे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आती है आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।